मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राजस्थान में 15 दिसंबर को हालांकि शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम के पद के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उधर राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को होने वाला है। यहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पीएम मोदी के सामने विष्णु और मोहन का शपथ ग्रहण होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। मोहन यादव के शपथ ग्रहण में उनके गृह नगर उज्जैन की बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। इसके बाद रायपुर में विष्णुदेव साय के साथ उनके मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मिशन 2024 पर काम शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी की सरकार थी, पर अब एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे, उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अब समझिए कि विष्णु और मोहन के जरिए बीजेपी किस तरह आदिवासी और ओबीसी वोटों तक पहुंच रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। एमपी में ओबीसी वोटर करीब 52% हैं। मोहन यादव की मदद से यूपी के 8% यादव वोटरों को भी टारगेट किया जा रहा है। एक तरह से बीजेपी ने यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। मोहन यादव की एंट्री से मध्य प्रदेश में पांव जमाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव को भी झटका लगा है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो मुख्यतः मुसलमान प्लस ओबीसी में यादव वर्ग की पार्टी मानी जाती थी, उसके सामने मुसीबतें खड़ी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का जाल फेंका है, शायद बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर जातिवादी पार्टियां और जिसमें राजद और समाजवादी पार्टी है, उनको मुश्किलें आने वाली। मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए मोहन यादव ने कड़ी मेहनत की है। कॉलेज के दिनों से राजनीति शुरू करने के बाद 2008 में उन्हें पहली बार टिकट मिला। हालांकि उन्होंने तब टिकट लौटा दिया था और बाद में बीजेपी के ही टिकट से उज्जैन दक्षिण सीट पर 2013 में पहला चुनाव लड़ा। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मोहन यादव एमपी के सीएम बन जाएंगे। अब वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है और मोहन यादव का पूरा परिवार शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहा है। खुश है सब लोग, पूरा परिवार बहुत खुश है। मोहल्ला, उज्जैन, सभी को बहुत खुशी है। मतलब उनको ऐसा दायित्व तो मिला है और अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। मैं तो मेरी उम्र उनसे काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल गोद में खिलाया है मैंने उनको। तो निश्चित रूप से जैसे आम बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, बच्चों का जो स्वाभाविक गुण होता है, वैसे वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही बड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम की घोषणा होते ही उज्जैन की सड़कों और चौराहों पर उनके लिए पोस्टर और बधाई संदेश लग चुके हैं। उज्जैन के साथ ही यूपी के सुल्तानपुर में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशियां मनाई जा रही है। यहाँ मोहन यादव का ससुराल है और खबर मिलने के बाद से वहाँ मिठाइयां बंट रही है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को टारगेट किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी करीब 34% है। अब विष्णुदेव साय की मदद से झारखंड और ओडिशा के आदिवासी वोटरों को भी साधने की कोशिश होगी। इन दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है, यानी आदिवासी वोटरों का एक मुश्त वोट पड़े तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज खत्म हो गया है और बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव का टारगेट फिक्स कर लिया है। एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और शपथ ग्रहण की तैयारियों सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। इन दोनों चेहरों की मदद से बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड के वोटरों को साधने की कोशिश की है और 24 के चुनाव में ये दोनों बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन सकते हैं। उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24करण और नए सीएम समीकरण, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ हैं, साथ ही सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक है विजय उपाध्याय जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सभी का एक एक करके रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं मोहन यादव के बारे में, क्योंकि बहुत सधी हुई रणनीति के साथ बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरा चुना है। पहले आप विष्णुदेव साय के बारे में जान लीजिए। देखिए, झारखंड ओडिशा में आदिवासी वोटर्स हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी को आदिवासी वोटों का फायदा हो सके और इसीलिए विष्णु पर बीजेपी ने दांव चला है। देखिए, आदिवासी जो वोटर्स की संख्या है 34% है। आदिवासी वोटर्स की संख्या झारखंड ओडिशा में जो आदिवासी वोटर्स हैं उनकी संख्या हम आपको बता रहे हैं। तो इससे चाहे झारखंड की बात हो, उड़ीसा की बात हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी इन वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी और इसीलिए ये दांव चला है और इसीलिए आदिवासी चेहरा यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे। पहले विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि विशाल, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, ओबीसी वोटर्स प्लस आदिवासी वोटर्स दोनों को ध्यान में रखा गया है और उसी को देखते हुए ये एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से चला गया। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 8% वोटर्स हैं यादव उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी वोटर्स में से अगर बात की जाए तो। चूंकि अभी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और अब 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नजर सभी की टिकी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो MY फैक्टर हमेशा से समाजवादी पार्टी का साथ देता नजर आया है, अब ये MY फैक्टर मध्य प्रदेश में चलकर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए आ गई है। विशाल, देखिए, बिल्कुल सपा का जो परंपरागत वोट रहा है, यादव वोट, उस पर कहीं ना कहीं से एक बड़ा डेंट बीजेपी ने किया है और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये हमेशा आरोप सपा पे लगता रहा है कि परिवारवाद की वो राजनीति करते रहे। यहाँ तक कि चाहे वो शिवपाल यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, सभी जो है यादव परिवार से जो लोग हैं वो ही बड़े पदों पर बैठते हैं, सांसद बनते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा डेंट नहीं होगा, ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अगर हम समीकरण की बात करें तो जो नए युवा हैं, खास तौर से जो पार्टी से जुड़ते हैं, जो नई विंग्स हैं, उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन जो है वो बीजेपी ने तैयार करना शुरू किया है उत्तर प्रदेश में भी। क्योंकि हमने देखा था 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भूपेंद्र यादव को प्रभारी के तौर पर भेजा गया, बीजेपी ने प्रयोग किया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। उसके बाद आप देखिए इस बार के मंत्रिमंडल में गिरीश यादव को मौका मिला। प्रदेश अगर हम संगठन की बात करें, सुभाष यदुवंश को जो जगह दी गई, MLC बनाया गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि इस वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी लगातार 2014 से काम कर रही है, उसका फल भी बीजेपी को मिलता रहा है। तमाम जगहों पर ओबीसी नेता, इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें या अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की बात करें, कुर्मी वोट, इन सब वोटों पर भी सहयोगी दलों के जरिए बीजेपी पकड़ बनाती है। लेकिन ये जो यादव वोट बैंक था, इस पर जो है बीजेपी बहुत ज्यादा कोई मास्टर प्लान नहीं बना पा रही थी और अब इसके बाद ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग इस पर भी कर सकती है। ठीक है विशाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।